एविल गॉड्स जो कि दुनिया में आ गया और उनकी वजह से महाविनाश की शुरुआत हो गई। इंसान एक एक करके जॉम्बिस में बदलने लगे और ये जो दुनिया है ये खत्म होने के कगार में आ गई। लेकिन इसी महाविनाश पे हमारी कहानी का जो मेन हीरो है उसे उसके पूर्वजों का छोड़ा हुआ एक टोकन मिलता है। वो टोकन कोई आम टोकन नहीं थी, उसके जरिए वो हेल का दरवाजा खोल सकता था और उसके अंदर एक प्रिजन है जिसका वो वार्डन बन जाता है। और वो प्रिजन कोई मामूली प्रिजन नहीं है बल्कि उसके अंदर सारे के सारे एविल गॉड्स, डीमंस, बहुत ताकतवर बीस्ट कहते हैं और उनके साथ साथ वो एंटिटी भी जिनका अपना हीरो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आखिरकार ये सारे लोग इस प्रिजन में आए कैसे और आखिर किस तरह से हमारा हीरो इन सारे गॉड लेवल की बींग्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा, ये जानने के लिए तो तुमको ये स्टोरी देखनी पड़ेगी। तो चलो ज़्यादा टाइम की बर्बादी ना करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक ब्लड मून की रात को देखते हैं जहाँ पे एक तरफ अपनी कहानी का मेन हीरो जिसको कि अपनों से ही धोखा मिला होता है, तो अगले जगह पे सिटी में हाहाकार फैली होती है। बहुत सारे म्यूटेंट मॉन्स्टर और ज़ॉम्बीज इंसानों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और जो इंसान है वो अपने जान की भीख मांग रहे थे। तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने धोखेबाज दोस्त और गर्लफ्रेंड के हाथों से मार खा रहा था। तभी जो अपना एमसी है उसके बॉडी के ऊपर ना गैसोलीन फेंका जाता है और ये कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड ही थी जो कि हंसते हुए कहती है, हाँ चलो हम नेक्स्ट लाइफ में मिलते हैं। और जो उसका दोस्त होता है वो कहता है, मुझे माफ़ कर देना ब्रदर्स, या ये सारे के सारे जो तुम्हारी चीज़ें हैं वो सब मैं ले रहा हूँ। और हम देखते हैं उसके हाथ में कोई टोकन होता है और ये 6 हेल के टोकन्स होते हैं और इसको देखे जो अपना एमसी होता है शौक होता है और कहता है जियाओ यून। लेकिन तभी उसका जो दोस्त होता है ना हंसते हुए ना उस टोकन के अंदर से एक बहुत बड़ा बियर जैसा बीस्ट निकालता है और कहता है, तुम्हारी प्यारी बहन तो ज़ॉम्बीज के चपेटों में आ गई। और वो बहुत जोर से हंसते हुए कहता है क्योंकि उसने मुझे ये टोकन्स नहीं दिए थे, लेकिन उसका जो ब्लड है वो अभी भी बहुत ज़्यादा काम का है। और इसे देख के जो अपना एमसी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाता। और हम तभी वहाँ पे इंसानों को देखते हैं जो कि उस बड़े भालू को देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहते हैं, अरे ये तो सीजून है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी यूजर जिसको कि गॉड ने ब्लेस किया है, हम बच गए हैं। लेकिन इन लोगों को पता कहाँ होता है कि वो जिसको भगवान की तरह पूछ रहे हैं वो कोई भगवान का दिया हुआ बंदा नहीं है बल्कि एक गद्दार और मक्कार इंसान है जिसने अपने दोस्त को ही धोखा दे के ये मुकाम हासिल किया है। और हम देखते हैं जो सीजून होता है ना वो अपने एमसी गर्लफ्रेंड को लेके ऊपर चढ़ जाता है और तो जो अपने एमसी गर्लफ्रेंड होता है वो कहती है, तुम्हें तो फ्लेम्स पसंद थे ना, तो चलो फिर उसी के अंदर ही तुम गायब हो जाओ। और उसके बाद वो एक जलता हुआ लाइटर अपने एमसी की तरफ फेंक देती है और उसके बाद सीजून और उसकी गर्लफ्रेंड उस भालू को लेके वो जो बड़ा सा म्यूटेंट मॉन्स्टर होता है ना उसके पास लड़ने के लिए चले जाते हैं ताकि वो ना सबको दिखा सके कि वो सबके मसीहा हैं। जबकि यहाँ पे दूसरी तरफ जो अपना एमसी है वो जिंदा आग में जल रहा था, वो बदले की आग में तड़प रहा था और वो सोच रहा था अगर यहाँ पे नेक्स्ट लाइफ होती है तो मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और इसी बदले के साथ वो मर जाता है। लेकिन तभी उसको आवाज़ आती है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और उसका जो दिल है ना दोबारा से धड़कने लगता है और उसकी आंख खुलती है जिसमें उसकी एक आंख गोल्डन हो गई थी और उसकी नींद एक बेड के ऊपर खुलती है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शौक होते हुए कहते हैं, क्या मेरे साथ हो क्या क्या मेरे घाव और वो आग कहाँ चले गए और क्या मैंने वो जो वॉइस सुनी थी वो सच में थी। और उसके बाद वो अपना फ़ोन चेक करता है और पूरा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या मैं एपोक्लिप्स के 3 दिन पहले वापस आ चुका हूँ। और उसके बाद वो अपने आप को जाकर आईने में देखता है और कहता है, क्या सच में सब कुछ चेंज हो चुका है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी आंख ना गोल्डन होती है और वो कहता है, मेरी दाई आंख ये तो पर्ल गोल्ड में चेंज हो चुकी है, क्या ये वो फायर सीड है जो कि मेरे जल के मरने पे बच गई थी। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो रेडी होकर वहाँ से निकल जाता है और बाहर आते हुए सोच रहा था, किसने सोचा होगा कि 3 दिन के अंदर ये पूरी की पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो एपोक्लिप्स है वो जैसे यहाँ पे आ जाएगी वो हर एक इंसान को ज़ॉम्बी में बदल जाएगी और बहुत सारे अजीब से गॉड्स अपीयर होंगे। अगर सोचा जाए तो जो इंसान है उनको भी एबिलिटी और पावर मिलेगी लेकिन वो टाइम से अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पाएंगे और ये जो सिटीज़ है वो जीती जागती हेल में बदल जाएगी और सारे इंसान डीमंस में बदलने लगेंगे, वो भी रिसोर्सेस और सर्वाइव के लिए। मेरी जो गर्लफ्रेंड है रोलान और मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है सिनजून और दोनों के दोनों बिना किसी हेजिटेशन के मुझे बिट्रे करेंगे। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसको अपने गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और उसको उठा के जैसे ही हेलो करता है ना उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है ना उसके ऊपर भड़कने लगती है और वो कहती है, जियायान आखिरकार तुम्हें फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लग गया, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। और यहाँ पे हमें अपने एमसी का पूरा नाम पता चलता है जो होता है जियायान। और इस बार मैं अपने एमसी का नाम एमसी नहीं कहूंगा बल्कि हाँ उसके नाम से बोलूंगा। और तभी जो जियायान होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड की बातों को सुन के सोच रहा होता है, इसका हमेशा का है जब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती तो ये हमेशा मुझे ब्रेकअप करके धमकाती है। लेकिन पास्ट में मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था और उसको समझाने की कोशिश करता था
लेकिन अभी। और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि हाँ, और ये सुनते उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है कि क्या क्या कहा तुमने। और तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैंने कहा चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, मैं थक चुका हूँ तुमको सर्व करते हुए, इसलिए चलो गुड बाय। और उसके बाद तो फोन को कट करके उसको ब्लॉक कर देता है। और तभी वो जाते हुए सोचा था चलो फाइनली अब मुझे कुछ शांति मिली, अब मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं जल्दी करूं और अपने काम को निपटाऊं। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम रोलान के घर पे देखते हैं, जहाँ पे वो गुस्से से अपने फोन को ना बेड में पटकती है और गुस्से से कहती है अगर उसकी हिम्मत कैसे हुई कॉल को कट करके मुझे ब्लॉक करने की। हम देखते हैं कि वो सिंजुन के साथ छई चप्पा छई कर रही थी, जहाँ पे जो सिंजुन होता है वो कहता है कहीं उसको हमारे रिलेशन के बारे में पता तो नहीं चल गया। लेकिन जो अपने रोलान होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो इतना बड़ा लूजर है कि वो मेरे पीछे ही घूमता रहता है। अगर मैं उसको ईस्ट में जाने को कहूंगी तो वेस्ट में जाने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आखिरकार वो हमारे बारे में जान कैसे सकता है। लेकिन तभी जो सिंजुन होता है वो कहता है अरे यार गुस्सा मत हो यार, अभी जस्ट मेरे फैमिली के बुढ़ाओं ने मुझे मैसेज किया है जिसमें उसने पूछा है कि मुझे अपनी एंशिएंट फैमिली की हेल रूम्स को कलेक्ट करना है स्पिरिचुअल एनर्जी से, क्योंकि उसने कहा बहुत ही जल्दी कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो तुम्हें पता है ना कि आखिरकार वो टोकन कहाँ पे है। और जो रोलान होती है वो कहते हैं कि हाँ, ये जियायान की बहन और लड़की जियायून के पास है। अभी जियायान थोड़ा पागल हो चुका है, लेकिन बहुत ही जल्दी वो शांत हो जाएगा और वापस से मेरी चापलूसी करने बैठेगा, तब मैं उससे ये मांग लूंगी। और ये सुनते ही जो सिंजुन होता है ना वो रोलान को खटिया पे पटक के वापस से अपना छई छप्पा छई स्टार्ट कर देता है। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम उसी टोकन को देखते हैं जो कि जियायान के हाथों में होता है और उसके सामने उसकी बहन जायून होती है। और वो कहते हैं कि भाई आखिरकार आपको ये इतनी जल्दी क्यों चाहिए थी, और आप इतने 30 किलोमीटर तक टैक्सी लेके आए हो, क्या आज आपको काम पे नहीं जाना, और आखिर आपके आंखों के साथ ये क्या हुआ है। और तभी जो अपना जायान होता है वो कहता है यून क्या तुम अपने भाई पे भरोसा करती हो। और जो यून होते हैं वो कहते हैं कि ऑफकोर्स मैं आप पे भरोसा करती हूँ भाई, हम हमेशा से एक दूसरे के भरोसे रहे हैं। और उसके बाद वो उसको गले लगाते हुए कहती है मैं बिना कुछ सोचे आपके ऊपर भरोसा करती हूँ, मुझे पता है कि आप जो भी करोगे मेरे अच्छे के लिए ही करोगे। और अपनी बहन को इस तरह से देख के जो जायान होता है वो हंसते हुए कहते हैं ठीक है फिर तुम स्कूल पे वापस जाओ और अपनी चीज़ों को पैक करके जल्दी से मेरे साथ घर वापस चलो। और इस सुनते ही जो यून होते हैं वो कहते हैं ठीक है मैं जल्दी ही आती हूँ। और उसके बाद वो जाते हुए कहती है ठीक है फिर हम 2 घंटे के बाद मिलते हैं। और जो जायान होता है वो कहता है क्या तुम मुझे नहीं पूछोगी कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन तभी जो उसकी बहन यून होती है वो कहती है भाई मैं आपके ऊपर भरोसा करती हूँ। और उसके बाद वो चली जाती है और अपना जो जायान होता है वो सोच रहा था इस बार मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम सर्वाइव करो यून। और उसका जो जायान होता है उस टोकन को देखता है और उसे ना अपनी पुरानी लाइफ याद आती है। और वो कहता है ये टोकन क्या इसमें कुछ डिफरेंट है। और इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी उसकी आंखों से ना एक गोल्डन सी एनर्जी निकलती है जो कि उस टोकन के अंदर जाती है। और इससे वो जो टोकन होता है ना वो पूरी तरह से ब्रांड न्यू की तरह हो जाता है। और तभी वो जो टोकन है ना बहुत ही जोर से चमकने लगता है और बहुत ज़्यादा पावर अनलीज करके वहाँ पे एक गेट ओपन करता है जिसके अंदर जायान खींचा हुआ चला जाता है। और वो जैसे ही उसके अंदर जाता है वो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर है जिसको कि बहुत सारे चेन्स ने बांध के रखा था। और इसको देख के जो जायान होता है पूरा शौक होते हुए कहता है ये यहाँ पे तो मॉन्स्टर्स हैं। हम देखते हैं वो टावर ना एक तरह का प्रिजन होता है जहाँ पे सारे के सारे डीमंस और मॉन्स्टर कैद होते हैं। और जो अपना जायान होता है उन सबको देखते हुए सोच रहा था ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा डरावनी जगह है। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है और वो सारी सारी लाइटनिंग उसके अंदर जितने मॉन्स्टर्स है ना उनके ऊपर हो रही थी, जिससे उनके वो ना बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था और वो दर्द में चिल्ला रहे थे। और इसे देख के जो जायान होता है वो सोच रहा था ये लाइटनिंग तो इन मॉन्स्टर्स को इसके अंदर सप्रेस करके रखती है। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो वहाँ पे कोई हंसती है। और इसको देख के जो जायान होता है वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन। हम देखते हैं वो एक फॉक्स गर्ल होती है जो कि कहती है मेरा नाम है डाजी और मैं हेल्प प्रिजन के वार्डन को ग्रीट करती हूँ। और उसके बाद वो बताती है बहुत साल पहले इमोटल एम्परस ने 12 इमोटल्स जैसे कि ताबी, त्यांगजैंग, 3 प्योर वांस, गुआनइन, फुक्सी, जुआनून और दूसरे को मिला के डिमन सप्रेसिंग टावर बनाया। यही है वो 6 ग्रेट हेल जहाँ पे कई सालों से बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट और पापी गॉड्स जिन्होंने बुरे क्राइम्स किए थे उनको इसके अंदर डाला गया है और उनको दिन और रात सोल बर्निंग हेवन लाइटनिंग की सजा भुगतनी पड़ रही है। और आपके हाथ में ये जो पार्ट डाउन टोकन है वही एक लौता तरीका है जिससे इन लोगों के दरवाजे खोले जा सकते हैं। और ये सुनते ही जो जायान होता है वो कहता है कि अच्छा तभी तुमने मुझे यहाँ पे वार्डन कहा। और तभी जो डाजी होती है वो कहती है तो वार्डन जी क्या आप अंदर जाके अपने प्रिजनर्स को देखना चाहेंगे, और मैं अंदर चलते चलते आपको उनके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स बता दूंगी। और ये सुनते ही जो जायान होता है वो कहता है ठीक है चलो फिर
और उसके बाद वो डाजी के अंदर उस टावर के अंदर चला जाता है और वो उसके अंदर जैसे ही एंट्री करता है ना वैसे ही उसके सामने से ना बहुत सारे अटैक्स उसके पास आने लगते हैं, जिसको देखते ही जो डाजी होती है वो कहती है संभाल के। लेकिन तभी जो अपना जियायान है ना उसके वो जो गोल्डन आंख होती है उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और उस सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देती है। और इसे देख के जो डाजी होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है वार्डन, क्या आपकी ये जो आंख है क्या ये वो फायर सीड है, और इसी वजह से आप मरने के बाद भी अंडरवर्ल्ड पे अपने लाइफ को रिस्टार्ट कर पाए। और ये सब कहते हुए वो जियायान को टच करने ही वाली होती है कि तभी जो अपना जियायान होता है ना उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है क्या तुम मेरे लास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहे हो। और ये सुनते ही जो डाजी होती है वो हंसते हुए कहती है मेरे और जिया फैमिली के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज्यादा गहरा है। 6 ग्रेट हेल के क्वाइट स्पिरिट होने के नाते मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप विलेंस के हाथों मारे जाएं। आपकी मौत के वक्त आपको जो दर्द और गुस्सा था उसने आपकी फ्लेम एबिलिटी को जगा दिया जो कि आपके नेदर फायर सीड को इग्नाइट कर दिया था। मैं तो बस फ्लो के साथ ही बह चली थी। और ये सुनते ही जो जियायान होता है वो सोचा था अच्छा तो यही रीज़न है कि मैं रिबॉर्न हो गया। वाह, एपोक्लिप्स हमारे सर के ऊपर है और मैंने ऑलरेडी ही अपने एबिलिटी को एवेक कर लिया। अब इस बार हर एक चीज़ पहले से अलग होगी। और उसके बाद जो अपना जियायान होता है वो कहता है कि ठीक है मुझे रास्ता दिखाओ, और जो डाजी होते हैं वो कहती है जैसा आपका कमांड वार्डन। और उसके बाद वो दोनों अंदर जाने लगते हैं जहाँ पे जो डाजी होती है वो बताती है ये जो 6 ग्रेट हेल है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है जो कि आपके करंट सोल पावर के बेस पे तय होती है। जो डोर्स आप लाइट अप करोगे वो आपकी लिमिट दिखाती है, मतलब आप बस वहीं तक ही जा सकते हैं और आप इसके जितने ज़्यादा ऊपर जाएंगे उतने ही ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर्स आपको वहाँ पे कैद मिलेंगे और अगर आपको उनका सामना करना है तो आपको अपनी सोल पावर को भी उतना ही बढ़ाना होगा। और उसके बाद ना वो लोग एक पिजन के बाहर पहुँचते हैं जहाँ पे जो जियायान होता है वो देख के शौक हो जाता है। हम देखते हैं उसके अंदर ना वही वाला भालू होता है जिसको उसने प्रीवियस लाइफ पे देखा था और सोचा था ये तो सेम उसी तरह का बीस्ट लग रहा है जैसा मेरे प्रीवियस लाइफ पे सीजून राइड कर रहा था। तभी वो जो बीस्ट होता है ना बहुत तेजी से दहाड़ता है और इसे देख के जो जियायान होता है बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन उसके शौक होने की वजह उसकी दहाड़ना नहीं होता बल्कि वो जो भालू होता है ना वो बहुत प्यारे से और क्यूट से बोलता है वाह क्या ये हमारे न्यू वार्डन है, यंग और प्रॉमिसिंग जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। आपको पता है हम कितने हजार सालों से आपका वेट कर रहे थे, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बस मुझे एक बार बता के देखना। और ये कहते हुए वो बहुत जोर जोर से हंस रहा था और उसके बाद वो ना उसी जेल के अंदर से ही अपने एमसी के साथ ना चिपकने लगता है, लेकिन जो डाजी होती है और गुस्से से उसको लात मारते हुए कहती है साले बेशरम काले भालू जरा अपने आप को देखो, वार्डन को देखते ही कितना चिपक रहे हो, जल्दी से निकलो यहाँ से, मुझे भी अभी तक इनको चाटने का मौका नहीं मिला। और ऐसा कह के ना वो भी अपने फॉक्स वाले फॉर्म पे आ गया अपने एमसी को चाटने लगती है और अपने एमसी समझ नहीं पा रहा होता कि साला ये बीस्ट है या कुत्ते। और इन दोनों को इस तरह से देख के वहाँ पे एक और बीस्ट होता है जो कि सोच रहा होता है जरा देखो इन्हें, 1000 ईयर्स के डीमन किंग्स कुछ टाइम के लिए प्रिजन में क्या रह गए, ये लोग तो कुत्ते में बदल गए हैं। आखिर उस वार्डन में ऐसा क्या है, वो बस उस टोकन के भरोसे टिका हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए सबमिट करूं तो ये जो हेवनली लाइटनिंग है उसको मेरे ऊपर और 1000 साल तक स्ट्राइक करने दो, तब मैं देखूंगा कि क्या होता है। और हम इधर अपने जियायान को देखते हैं जो कि सोचा था पहले डासी और अब ये ब्लैक बियर डीमन इस प्रिजन के अंदर तो सच में लेजेंडरी क्रिएचर्स हैं। और ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र वो दूसरे बीस्ट में जाती है और वो सोचा था इसकी अपीयरेंस तो क्या ये ली जैनजी है। और ये सुनते ही जो डासी होती है वो कहती है हाँ जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था वार्डन से, आपने तो इसको एक ही नज़र में पहचान लिया। और उसके बाद जो डाजी है वो बताती है इस वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टर्स को रैंक किया गया है सोल्जर, जनरल, कमांडर, किंग, सेज और उससे भी ऊपर वाले। और वार्डन आप अभी करेंटली डीमन सप्रेसिंग टावर के लोएस्ट लेवल पे है जहाँ पे आपको जनरल लेवल के क्रिमिनल्स कैद मिलेंगे और आप जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर वहाँ पे कैद मिलेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसका जो सबसे ऊपर वाला लेयर है वो सेज लेवल तक के जो इमोर्टल क्रिमिनल्स है उसको होल्ड करके रखता है। और मैंने लेडी नोवो को ये कहते हुए भी सुना है कि एक टाइम था जब गॉड लेवल के बींग्स थे इस दुनिया पे, लेकिन वो समय के रेत के साथ खो गए हैं। इसलिए वार्डन आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करें ताकि आप रैंक्स में ऊपर उठे और पूरे के पूरे प्रिजन को कंट्रोल करें। और ये सुनते ही जो जियायान होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं जितना सोचा था ये टावर उससे और भी ज़्यादा भयानक है। अगर बस जनरल लेवल के बीस्ट ही इतने ज़्यादा पावरफुल हैं तो ये इमेजिन करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है कि आखिरकार ऊपर के फ्लोर के जो बीस्ट होंगे वो कितने खतरनाक होंगे। और ये सब कहते हुए उसके फेस में एक स्माइल आ जाती है और वो सोचा होता है फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग कौन है, लेकिन ये फ्यूचर में मेरी पावर बनेंगे। इस बार एपोक्लिप्स में मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो डाजी होती है वो कहती है आपके करंट सोल पावर के हिसाब से आप बस इतना ही अंदर जा सकते हो प्रिजन के, अगर आपको और ज़्यादा अंदर जाना है तो आपको और भी ज़्यादा सोल पावर को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है ताकि आप और भी ज़्यादा रूम्स को लाइट अप कर सको और सेकंड लेवल पे जा पाओ।
और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम जियायान को देखते हैं जो कि वहाँ से बाहर आ चुका होता है रियल वर्ल्ड पे, और वो जाते हुए सोच रहा था जो सोल पावर होती है वो एबिलिटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। एबिलिटी को हम जॉम्बी और म्यूटेंट्स को मार के उनके क्रिस्टल कोर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन जो सोल पावर्स होती है उसको बस गॉड्स को मार के ही पाया जा सकता है। इसीलिए 3 दिन बाद जैसे ही गॉड्स इस वर्ल्ड पे उतरेंगे वैसे ही मेरा हंट चालू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अपने जितने भी ज़रूरी प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद वो एंटिक स्ट्रीट पे जाता है जहाँ पे बहुत सारे एंटिक आइटम्स मिलते हैं, और वो सोचा होता है मेरे प्रीवियस लाइफ पे यहाँ पे किसी को बाइंडिंग इमोर्टल रोब मिली थी जिससे वो एक पावरफुल एबिलिटी यूजर बन गया था। और अगर मैं ठीक से याद कर रहा हूँ तो वो जो ट्रेजर है वो शायद इसी टाइम पे इसी जगह पे होगा। हम देखते हैं वो अपनी आंखों से हर एक एंटिक चीज को स्कैन कर रहा था और वो सोच रहा था जो एंटिक से एनर्जी निकलती है वो मेरे फायर सीट से बच के कहीं नहीं जा सकती। और तभी हमें 2 पर्सन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो पहला वाला होता है वो होता है सोंग तियान जो कि सोंग फैमिली का हेड था और सोंग सी जून का फादर था, मतलब अपने एमसी के बेस्ट फ्रेंड जिसने उसको धोखा दिया था उसका बाप था। और उसके पीछे जो बुढ़ाऊ था वो था एल्डर हुआंग जो कि एक एंटिक अप्रेजर था। और तभी जो तियान होता है वो अपने एमसी को देखता है और कहता है कि क्या ये जियायान नहीं है और आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और हाँ, अब से मैं अपने हीरो को ना एमसी कह के बोलूँगा क्योंकि यार मेरी आदत ना एमसी कहने पे है। अगर मैं इसका नाम लेता हूँ ना तो सलाह मैं भूल जाता हूँ नाम बीच बीच में, और इसकी वजह से ना एक्सप्लेन करने में डिले होती है, तो यार बहुत इरिटेटिंग है। लेकिन हाँ, अगर फिर भी तुमको अगर अपने एमसी को नाम से बुलवाना है तो तुम कमेंट्स कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं नाम लेके बोलूँगा। लेकिन हाँ, एक इसमें बुरी बात यह है कि साला मैं भूल जाता हूँ नाम वाम, तो हाँ थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन कोई ना, कमेंट्स आते हैं तो मैं नाम लेके जरूर करूँगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी आगे मैं एमसी कह के ही कंटिन्यू करने वाला हूँ। और तभी जो त्यान होता है ना उसको याद आता है कि उसने अपने बेटे से कहा था सिंजून तुम जो फ्रेंड को चूज कर रहे हो वो तुम्हारे लिए यूजफुल होना चाहिए, समझ रहे हो ना। और जो अपना सीजून होता है वो कहता है कि अरे आप चिंता मत करिए पापा, जियायान वो बस एक उल्लू का पट्टा है और एक लॉयल बंदा है, इसको मैनिपुलेट करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और ऐसे ही त्यान को कुछ सोचते हुए देख के जो एल्डर हुआंग होता है वो कहता है कि क्या हुआ मिस्टर सॉन्ग। और जो अपना त्यान होता है वो कहता है अरे कुछ नहीं, मैंने बस ऐसे एक जाने पहचाने इंसान को देख लिया था। हम चलिए अपना जो एंटिक की खोज है ना उसको चालू रखते हैं क्योंकि हम आप ही के तजुर्बे के भरोसे हैं। और तभी जो एल्डर हुआंग होते हैं वो कहते हैं अरे आप चिंता मत करिए मिस्टर सॉन्ग, वैसे भी एंटिक्स को पहचाना ही तो मेरी लौती स्किल है। लेकिन ये देख के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी आइटम्स है सारे के सारे बेकार हैं। और हम तभी त्यान को देखते हैं जो कि सोचा होता है कुछ दिन पहले एंसेस्ट्रल सेरेमनी में जो वर्शिप हुई थी उसके बाद से मैं बार बार अपने पुरखों की टेक्निक्स के सपने देख रहा हूँ। वो मुझे हमेशा कह रहे हैं कि मुझे पुराने एंटीक और कुछ खास चीज़ों को ढूंढना चाहिए, इसलिए उसको मानना ही सही होगा। और इसीलिए आज मैंने खास तौर पर एल्डर हुआंग को बुलाया है ताकि वो यहाँ पे आके मुझे कामयाबी दिला सके। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एल्डर हुआंग को कुछ दिखता है और वो कहते हैं ओ रहा, मैंने ढूंढ निकाला। और वो उसके पास जाकर उसको पकड़ने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे कोई और आके उसको पकड़ लेता है और कहता है शॉपकीपर आखिरकार इसका रेट कितना है। और हमें पता चलता है ये अपना एमसी होता है। और जो शॉपकीपर होता है वो कहता है ये मिंग डायनेस्टी से बिलोंग करता है, इसलिए इसकी जो वर्थ होगी वो होगी 10,000। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है शौक होते हुए कहता है कि क्या 10,000, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और उसके बाद अपना एमसी उसको चेक करने लगता है और उसको चेक करने के बाद उसके ऊपर जो रेड कलर की रस्सी होती है ना उसको निकाल लेता है और कहता है कि शॉपकीपर ये तो अंदर से टूटा हुआ है और इसके अलावा तुमने इसको एक टूटी हुई रस्सी से बांध के छुपा रखा था। हाँ, मेरे हिसाब से तो ये बस एक कचरे का टुकड़ा है, ये 100 युआन से ज़्यादा होगा नहीं। और ये सुनते हुए जो शॉपकीपर होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि क्या बस 100 युआन, यहाँ से निकल जाओ, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। और उसके बाद ना वो अपने एमसी का हाथ उसको खींच लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे ना अपने एल्डर हुआंग आता है और कहता है कि शॉपकीपर क्या मैं उसको एक बार देख सकता हूँ। और उसके बाद जो एल्डर हुआंग होता है ना उसको देखने लगता है। जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि हाँ आप अपना टाइम लेके देख सकते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसका तो मकसद वो खरीदना तो बिल्कुल नहीं था। वो कहता है मुझे मिल गया और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर सोच रहा होता है किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये जो छोटी सी रस्सी है ये एक मैजिकल ट्रेजर है, बाइंडिंग इमोर्टल रोप। और उसके बाद तो उसको अपने पॉकेट में रख के कहता है चलो अब तमाशा देखते हैं। मेरे पिछले लाइफ पे इन्होंने मेरी बहन को उठा लिया था और ना कि उन्होंने उससे उसकी टोकन छीनी बल्कि उसको उन्होंने ब्लड सेक्रीफाइस के लिए भी यूज़ किया। लेकिन इस टाइम मैं इनको जाने नहीं दे सकता। और उसके बाद हम अपने एल्डर हुआंग को देखते हैं जो कि उसको पकड़ते हुए कहता है इसके पास थोड़ा सा स्पिरिचुअल ऑरा है, ये एंशिएंट है। और तभी जो त्यान होता है वो पूछता है कि शॉपकीपर आखिर इसका रेट क्या है। लेकिन तभी पीछे से अपना एमसी कहता है अंकल सॉन्ग ये आप हो, मैं सोच रहा था कि आप थोड़े फैमिलियर लग रहे हो, लगता है आप भी यहाँ पे एंटीक आइटम खरीदने आए हो एंटीक स्ट्रीट पे। और तो जो त्यान होता है वो कहता है अरे जियायान, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें भी एंटीक चीज़ों में इंटरेस्ट है,
बाय द वे मैंने सिंजून से सुना था कि तुम्हारे पास भी एक तुम्हारी फैमिली की विरासत है, मैं उसके बारे में तुमसे बाद में बात करना चाहता हूँ। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना, वो एक नमूना वाली हरकतें करता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, अंकल सॉन्ग आपकी फैमिली तो बहुत ज्यादा रईस है, लेकिन आखिरकार आप ये छोटी सी चीज को क्यों खरीद रहे हो? क्या ये जो चीज है ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है? और अपनी एमसी की बातों को सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, सबके कान खड़े हो जाते हैं और सीधा भागते हुए ना उसके पास आते हैं। कोई कह रहा होता है, अरे ये तो एल्डर हुआंग है, वो फेमस एंटिक एप्रेजर, अगर उन्होंने किसी चीज़ को चूज़ किया है तो सच में इसमें कोई बात होगी। तो दूसरा कह रहा होता है, अरे ये चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल लग रही है। और जो तीसरा होता है वो तो कहता है, शॉपकीपर तुमने कहा ना ये 10,000 है, मैं तुमको 12,000 दे रहा हूँ, ये मुझे दे दो। और इस तरह से लोगों को देखे जो त्यान होता है वो कहता है, गाइस चुप रहो, मैं यहाँ पे पहले आया हूँ, इसलिए यहाँ पर रेट्स को मत बढ़ाओ। लेकिन हम देखते हैं जो शॉपकीपर होता है वो तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है कि आज तो उसकी लॉटरी ही लग गई, और चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम चिंता मत करो यार, जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा मैं उसको दूंगा। और ऐसे करके ना सारे बोली लगा रहे होते हैं, लेकिन एंड पे त्यान ही खरीद लेता है और वो कहता है, हाँ मुझे आखिर में इसको 17,000 दे के खरीदना पड़ा। हम देखते हैं वो ज़्यादा गुस्से में होता है और इरिटेट होता है और कहता है कि साला इसकी कीमत 10,000 थी, लेकिन मुझे 17,000 दे के खरीदना पड़ा, कितना ज़्यादा पैसा देके, वो भी साले इस जायान की वजह से जो कि बीच में घुस गया। लेकिन अपना जो एमसी होता है ना, वो तो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है जैसे कि उसको सुनाई नहीं दे रहा कोई चीज़। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है, अंकल सॉन्ग आप कह रहे थे कि आप मेरे फैमिली के विरासत के ऊपर थोड़े क्यूरियस हैं। और ये सुनते ही जो त्यान होता है वो कहता है कि अरे हाँ, मैंने अपने बेटे सिंजून से सुना था कि तुम्हारी फैमिली की एक विरासत है और वो एक टोकन है, क्या तुम वो मुझे दिखा सकते हो? और अपना जो एमसी होता है वो कहता है कि अरे हाँ बिल्कुल। और उसके बाद में वो अपने टोकन को बाहर निकालता है और इसको देखते ही जो एल्डर हुआंग होता है ना, वो तो पूरा शौक हो जाता है और वो सोच रहा था ये तो ट्रेजर है। और उसके बाद वो कहता है, जियायान क्या मैं इसको एक बार पास से देख सकता हूँ? लेकिन जो अपना एमसी होता है ना, उसको अपने पास लेते हुए कहता है, अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे फैमिली की विरासत है, मैं तुमको ऐसे कैजुअली कैसे देखने को दे सकता हूँ? लेकिन तभी जो ध्यान होता है वो कहता है, अरे जियायान तुम और सिंजून तो इतने अच्छे दोस्त हो, क्या तुम अपने अंकल को थोड़ा सा इसे देखने नहीं दोगे? लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि सिंजून सॉरी, लेकिन मैं उसको नहीं जानता, अगर आपको और कुछ कहना नहीं है तो मैं अपना जा रहा हूँ फिर। लेकिन तभी जो त्यान होता है वो कहता है, अरे रुको बेटा, तुम बताओ कि हमें इसे देखने देने के बदले तुम्हें क्या चाहिए? और इतना सुनते ही जो अपना एमसी होता है ना, सीधा अपना फोन निकालते हुए कहता है, और क्या पैसा चाहिए, 1 मिनट देखेंगे तो 10,000 देना पड़ेगा, और अगर आप मुझे 15,000 देते हैं तो मैं आपको इसे 5 मिनट तक देखने दे सकता हूँ, क्यों सस्ता है ना? और ये सुनते जो त्यान होता है वो कहता है, क्या तुम सच में सीरियस भी हो? लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है, देखो अगर आपको नहीं देना तो मैं चलता हूँ फिर। लेकिन जो त्यान होता है वो कहता है कि ठीक है मैं देता हूँ, मैं पैसे दूंगा। और उसके बाद वो अपने एमसी को पैसे ट्रांसफर करता है और उसको देते अपना एमसी को टोकन ना अपने एल्डर वोंग की तरफ फेंक देता है। और वो लोग ना उसको चेक कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे जो अपना एमसी है ना, वो तो भाई सीधे शॉपिंग करने लग जाता है। वो कहता है, पहले मुझे वाटर का स्टॉक कंप्लीट करना होगा, उसके बाद खाने का, क्योंकि 6 ग्रेट हेल्प प्रिजन में बहुत सारे खाली सेल्स हैं जहाँ पे मैं अपने सप्लाईज को स्टोर कर सकता हूँ। और तभी उसको डाजी की भी बात याद आती है, जहाँ पे उसने कहा था कि वार्डन अगर आप इस सेल के अंदर कुछ भी डालते हो तो वो जिंदगी भर अनचेंज रहेगा, मतलब वो कभी खराब नहीं होगा। और इसके साथ साथ आप लिविंग एनिमल्स को भी रख सकते हो, लेकिन हाँ प्लीज़ मैं उनमें से कुछ चिकन्स तो ले ही सकती हूँ। और ये सब याद करते हैं जो अपना एमसी है वो भी अपने सर पे हाथ देते हुए कहता है, हाँ ये सेंस बना रही है, क्योंकि फॉक्स को चिकन बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि ये सब खरीदते हुए सोच रहा था, लोगों को लग रहा होगा कि मैं एक फार्म स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके जो पैसे हैं वो खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद वो ध्यान से कहता है, क्या आपने देखना खत्म कर लिया, क्योंकि 5 मिनट खत्म हो चुके हैं, या फिर आप चाहते हो कि आप टाइम थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाओ? लेकिन जो ध्यान होता है वो कहता है, जायान क्या ये टोकन तुम मुझे भेजोगे? और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, अरे बिल्कुल, क्यों नहीं भेजूंगा मैं आपको। तो आपका क्या ख्याल है, 10 मिलियन में डील फाइनल करें? और ये सुनते इन दोनों के तो फट जाती है और वो कहते हैं, क्या 10 मिलियन? और तभी जो अपना एमसी होता है ना, वो ध्यान के हाथों से ना अपने टोकन को खींच के ले आता है और कहता है, कुछ हुआ क्या अंकल सॉन्ग? ये जो टोकन है ये हजारों साल से पास डाउन हुए जा रहा है, इसीलिए मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि ये एक एंटीक है। और वैसे भी इसको देख के 10 मिलियन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लग रहा, और अगर आपको ये खरीदना ही नहीं है तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम संभालना है यार। और उसके बाद अपना एमसी वहाँ से चला जाता है और जो एल्डर हुआंग होता है वो कहता है, मिस्टर सॉन्ग ये जो टोकन है ये एक एंटीक है, मान लिया, लेकिन इसकी जो वर्थ है वो 500,000 से ज़्यादा नहीं है, और वो बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है। क्या हम उसको थोड़ा नेगोशिएट करके उसका प्राइस थोड़ा लो कर सकते हैं? मेरे ओपिनियन पे हमें शायद उसको 100,000 देना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे ध्यान को देखते हैं जिसके इरादे हमको नेक नहीं लग रहे थे, और वो एल्डर हुआंग से कहता है, एल्डर हुआंग आज के लिए आपका थैंक्स, लेकिन अभी आप वापस जा सकते हैं। और जो एल्डर हुआंग होता है वो भी समझ जाता है कि भाई इसके सर पे कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है, और वो कहता है, ऑलराइट मैं यहाँ से चलता हूँ फिर। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और तो जो ध्यान होता है अपने बेटे को कॉल लगाता है और कहता है, सीजून जल्दी से क्लैंस के कुछ मेंबर्स को इकट्ठे करो और इमीडिएटली
जिया यान और उसकी बहन जिया यू को ढूंढ निकालो और वो टोकर और उन्हें मेरे पास लेके आओ। हम देखते हैं त्यान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है साला घटिया कमीना, आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे खेल खेलने की। मेरे एंसेस्टर ने बस मुझे एक एंटिक चीज को ढूंढने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसके अलावा मुझे एक जवान लड़की का ब्लड प्रिपेयर करने के लिए कहा था, ब्लड सेक्रीफाइस के लिए। लेकिन पहले मैं इसे हेजिटेट कर रहा था, लेकिन जिया यान आप लगता है तुम मरना चाहते हो। हम यहाँ पे अपने एमसी को देखते हैं जो कि यह भाप लेता कि हाँ वो उसको मारने की प्लानिंग कर चुका है और वो सोच रहा था अच्छा तो तुम अब मुझे मारने की प्लानिंग कर चुके हो, पहले मुझे इस चीज़ का डर लग रहा था कि तुम कोई मूव नहीं करोगे, लेकिन कितनी बुरी बात है कि मैं तुमसे ज़्यादा पैसे नहीं निकाल पाया। लेकिन कोई भी बात नहीं, ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, मैं एक एक कदम करके तुमसे अपना सारा कर्ज वसूलूंगा। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना वो यून के पास जाता है, जहाँ पे जो यून थी ना वो सारा अपना सामान लेके स्कूल के बाहर खड़ी थी और कहती है भाई मैं रेडी हो चुकी हूँ, चलो चलते हैं। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो उसके सामान को पकड़ के कहता है कि चलो फिर चलते हैं घर। लेकिन तभी वहाँ पे कोई चिल्लाते हुए कहती है अरे रुक जाओ, और हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की भागते हुए आ रही थी और उसका नाम होता है बाई सी इन, जो कि यून की होमरूम टीचर होती है। और बाई को देख के जो यू होती है वो कहते हैं कि मिस बाई आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। और जो भाई होते हैं वो कहती है तुम मुझसे पूछो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। यून तुम्हें आखिरकार हुआ क्या, तुम सडनली स्कूल छोड़ के क्यों जा रही हो, तुम्हें पता है ना कल तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हम तभी अपने एमसी को देखते हैं जो कि कहता है मिस भाई आप माफ़ करिएगा लेकिन मैं ही हूँ जिसने उसको घर वापस आने के लिए कहा था, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन उसको भी टेम्परेरी स्कूल से थोड़ी लीव लेने की ज़रूरत है। और ये सुनते ही जो भाई होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम इसके बड़े भाई हो। जाओ यून हमारी क्लास की टॉप स्टूडेंट है, मैंने सुना था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो गुजर गए और उसका जो बड़ा भाई है वो ही उसका ख्याल रखता है। मैंने सोचा था कि उसका भाई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज़्यादा केयरलेस हो। इसलिए मैं बाई सी इन यून की होमरूम टीचर, मैं इसमें बिल्कुल भी एग्री नहीं करती कि तुम इसको स्कूल छोड़ के अपने घर ले जाओ, जिससे इसका जो फ्यूचर है वो यहाँ पे बर्बाद हो जाए, इसलिए मैं इसके फ्यूचर को यहाँ पे बर्बाद होने नहीं दे सकती। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये इतना भी सीरियस नहीं है, वो बस घर को कुछ चीजें संभालने के लिए जा रही है। और ये सुनते जो भाई होते हैं ना बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है और गुस्से से चिल्ला के कहती है आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक ये अर्थ फट नहीं जाती तब तक तुम्हें इसके स्कूल में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी भाई को रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही चिल्ला लिया और वो इनकी शक्ल देखती है और उसके बाद ना वो चुप होते हुए कहती है अगर किसी केस में अगर स्टूडेंट यहाँ से जाती है तो। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे ऑलराइट मिस भाई आपका थैंक्स, आप सच में एक बहुत ही अच्छे टीचर हो, इसीलिए आपको थैंक्स कहने के लिए मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। और उसके बाद तो उसको सीरियस होकर कहता है जब आप वापस जाए तब आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आप खाना पानी मेडिसिन और जितना पॉसिबल हो सके उतना वेपन्स कलेक्ट करके रखो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपसे जितना हो सके उतना ज़्यादा पेन किलर का सप्लाई रखो, क्योंकि ये आपको आने वाले टफ टाइम पे मदद करेगी। और ये सुन के जो भाई होता है उसका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और वो सोची थी क्या आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहा है, सप्लाई से रखना, ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि ये वर्ल्ड सच में एंड होने वाली है। हम देखते हैं उसका जो अपना एमसी है वो अपनी बहन को लेकर चला जाता है और जो भाई होते हैं वो सोच रही थी हाँ मैं बस उम्मीद कर सकती हूँ कि जो यून है वो सही रहे। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी के घर को देखते हैं जहाँ पे जो उसकी बहन होती है वो कहती है भाई आखिरकार अब हम क्या करें, क्या कुछ यहाँ पे बड़ा होने वाला है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ लेकिन मैं तुमको उससे प्रोटेक्ट करूँगा। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना उस टोकन को यून के गले में पहना देता है और कहता है इसको तुम पहने रखो, मैं घर से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, और हाँ दरवाज़ा बिल्कुल भी मत खोलना भले ही कोई भी यहाँ पे आ जाए। और उसके बाद वो दोनों दरवाजे के बाहर जाते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है वो अपने बहन के सर को सहलाता है और जो यून होते हैं वो कहते हैं ऑल राइट मैं आपके लिए डिनर बना के रखूँगी, इसीलिए आप जल्दी से वापस आ जाइएगा। और जो अपना एमसी होता है वो एक स्माइल देता है और उसके बाद ना वो घर से बाहर चला जाता है। और वो सोच रहा होता है जो टोकन है वो यून के पास है, इसलिए मैं कभी भी उसकी हार्ट बीट को सेंस कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी टॉप प्रायोरिटी है सबसे ज़्यादा पैसे इकट्ठे करना। और उसके बाद जो अपना एमसी होता है ना अपने फ्लैट से नीचे उतरता है जहाँ पर ऑलरेडी रोलान सिंजुन से बात कर रही थी, और जो रोलान होता है वो सिंजुन को कॉल पे कह रही थी क्या जायुन घर पे नहीं है, ठीक है फिर जल्दी से जायान के घर पे आ जाओ पहले, क्योंकि वो यहाँ से हमेशा नहीं भाग सकता। और जो सिंजुन होता है वो कहता है कि बढ़िया उसको वहाँ पे पकड़ के रखो, मैं अपने रास्ते में ही हूँ। और तभी ना जो अपनी रोलान होती है वो अपने एमसी को देख लेती है और कहती है कि अरे जायान मुझे मिस क्या कि नहीं। सिंजुन ने कहा कि वो अभी थोड़ा सा स्नैक लेके आ रहा है और रात भर आज बात करेंगे, इसलिए वो जल्दी पहुंचने वाला है, थोड़ा वेट कर लो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि और उसको साइड हटा के निकल लेता है। और इसको देख के जो रोलान होती है वो चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार इससे तुम्हारा मतलब क्या है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसकी बातों को सुनता नहीं है। तो जो रोलान होती है उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है तुम सच में तो मुझसे ब्रेकअप करने का नहीं सोच रहे ना, क्यों सच बोला ना।
देखो यार, अब तुम बच्चों ऐसी हरकतें मत करो, मुझे पता है तुम बस जेलस हो। देखो मैं तुमको देखने के लिए आई हूँ ना। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना, उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन ये सोचना कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप पे था, ये सोच के ही मुझे बहुत ज्यादा घिन आती है, इसलिए मुझसे दूर रहो। और ये सुनते ही रोलान कहती है आखिर तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो। लेकिन जो अपना एमसी है ना, उसके ऊपर हंस के वहां से निकल जाता है। और इसको देखिए जो रोलान होता है वो गुस्से से चिल्ला के कहती है जा यान, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, रुको यहाँ पे। और तो जो अपना एमसी होता है वो अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाए कहते हैं और कहा अपना घर बेचने हैं। और ये सुनते जो रोलान होते हैं वो कहते हैं कि क्या अपने घर को बेच दोगे, लेकिन तुमने क्या नहीं कहा था कि ये तुम्हारा बस आखिरी हाउस है और इस घर को तुम अपना वेडिंग हाउस बनाना चाहते हो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ लेकिन मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस में बेचने वाला हूँ, तो तुम्हें क्या खरीदना है इसे। और ये सुन के जो रियोलान होती है वो सोची थी क्या आगे उसे हुआ क्या, वो सडनली इतना ज़्यादा कोल्ड कैसे बन गया और अभी वो अपने घर को बेच रहा है। वो हाउस वो उसके पेरेंट्स का आखिरी दिया हुआ चीज़ है और वो एक प्राइम लोकेशन में जिसकी वर्थ कम से कम 3 मिलियन होगी। और अगर उस घर के लिए नहीं होता तो मैं आखिरकार इस जैसे लौंडे को डेट ही क्यों करती। और उसके बाद वो उसे प्यार से कहती है तो कितने का बेच रहे हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है 1 मिलियन और ये फाइनल ऑफर है। और ये सुनते ही वो पूरी शौकते हुए कहती है कि क्या इतना चीप। और वो सोचे होते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि इसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है क्योंकि इसको अपनी उधारी चुकाने हैं। और वो ये सब सोच ही रही होते कि तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है जल्दी से बताओ तुम्हें खरीदना है कि नहीं, नहीं तो मैं इसको जा रहा हूँ एजेंसी के पास, उसके पास अच्छा खासा मुझे पैसा मिल जाएगा। लेकिन जो रियोलान होती है वो कहती है अरे रुको रुको रुको, मैं खरीदूंगी ना, मैं खरीदूंगी, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, लेकिन फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुमको अभी ना 3 लाख रुपए देती हूँ और बाकी का मैं तुमको बाद में दे दूंगी। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखो देखो कौन इंस्टॉलमेंट की बात कर रही है, देखो लड़की मुझे ना यहाँ पे पूरा मिलियन में पैसा चाहिए, उसमें से ना एक फूटी कौड़ी मैं कम नहीं लूंगा। और ये सुनते ही वो सोची थी सिंजुन वैसे भी अपने लोगों को लेकर आने ही वाला है और जाने आने ये तो बहुत जल्दी मर जाएगा, इसलिए अगर मैं इसको 1 मिलियन दे भी देती हूँ तब भी इसको वापस पे ही तो करना है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इसको प्रॉपर्टी के चक्कर में ट्रिक कर लूँ। और उसके बाद वो कह दिया ऑल राइट चलो 1 मिलियन तो डील कंफर्म हो गई, चलो रियल एस्टेट बिल्डिंग में चलते हैं। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम रियल एस्टेट ऑफिस को देखते हैं जिसके अंदर रियोलान अपनी माँ से बात कर रही थी। और वो कहती है मॉम आप चिंता मत करिए, मैं बस एक घर खरीद रही हूँ और मुझे अच्छी सी डील मिली है और आप चिंता मत करिए पैसे वापस आ जाएंगे। और उसकी मम्मी होते हैं वो कहती है देखो रियोलान पहले तो तुम जान येन जैसे गरीब लड़के को डेट कर रही हो और उसके अलावा तुम अपने पैसे को उसके घर खरीदने में स्पेंड करने हैं। देखो ये सब हमारे फैमिली के सेविंग्स है। लेकिन जो रियोलान होती है वो तो एक डेविल से स्माइल देके कहती है माँ आप बस पैसे भेजो तो सही। और ये कहते हुए वो अपने एमसी की तरफ देख रही थी। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है हे तुम्हारा रेडी हुआ कि नहीं हुआ, जैसे मुझे पूरी पेमेंट मिलेगी तभी मैं साइन करूंगा। और जो रियोलान होते है वो कहती है मैंने ट्रांसफर कर दिया है अभी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। और ये सब कहते ही जो रियोलान है वो सोच रही थी मैं बस इतना उम्मीद करती हूँ कि तुम इतना जी लो कि तुम इसे स्पेंड कर सको। लेकिन यहाँ पे हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है और वो सोच रहा था हाँ जैसे एपोक्लिप्स स्टार्ट होगा उसके बाद इन सारे घर की कोई वैल्यू नहीं होगी और इस 1 मिलियन के बिना तुम अपनी जो आखिरी चांस है सर्वाइवल का वो भी खो दोगी। और अपने एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो रियोलान होती है वो कहती है बहुत बढ़िया मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो चलो जायान इसी खुशी में तुम्हारे घर पे जाके सेलिब्रेट करते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अरे हाँ डेफिनेटली चलो करते हैं सेलिब्रेट। और तभी हमारा सीन कट होता है अपने एमसी के फ्लैट पे जहाँ पे जो सिंजुन है ना अपने पंटल लोगों को लेके आ चुका होता है। और वो कहता है मैंने ये पता लगा लिया है कि जो जायान है उसने अपनी बहन को शाम होने से पहले घर लेके आ गया था, इसीलिए जल्दी से उसके आने से पहले हम ऊपर चलते हैं और उसकी बहन से थोड़ी बातचीत करके आते हैं। और हम तभी अपने यून को देखते हैं जो कि आराम से खाना बना रही थी। तभी उसका जो पेंडेंट होता है ना मतलब वो टोकन वो चमकने लगता है। और तभी बाहर उसके दरवाजे के पास सिंजुन पहुंच गया था अपने लोगों को लेके और वो दरवाजे को खटखटाता है और कहता है जायुन दरवाजा खोलो, ये देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ सिंजुन। और ये सुनते ही जो यून होती है वो कहते हैं कि क्या ब्रदर सिंजुन। और दरवाजे के बाहर देखते हुए कहती है कि ब्रदर सिंजुन आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरा भाई यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो सिंजुन होता है वो कहता है मुझे पता है वो डिनर के लिए कुछ सामान खरीदने गया है और इसलिए उसने मुझे पहले ऊपर जाने को बोल दिया, इसलिए जल्दी दरवाजा खोल दो क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। और ये सुन के जो यून है वो दरवाजा खोलने ही वाली होती है कि तभी उसको उसके भाई की बातें याद आती है कि उसने कहा था कि कोई भी आ जाए उसको दरवाजा नहीं खोलना। और ये याद करते ही वो रुक जाते और कहते हैं कि ब्रदर सिंजुन बेहतर होगा कि आप मेरे भाई के आने का वेट कर लीजिए। लेकिन जो सिंजुन होता है वो दरवाजा पीटते हुए कहता है रियली छोटी बहन तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो, तुम मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील करवा रही हो, इसे चलो यार दरवाजा खोल दो, बैठ के बात करते हैं ना। लेकिन जो यून होते है वो कहती है मुझे माफ कर देना लेकिन मैं नहीं खोलूंगी। और ये सुनते ही जो सिंजुन होता है अपने लोगों को इशारा करता है जिससे एक आदमी अपने टूल बॉक्स से कुछ टूल्स निकालता है और कहता है ब्रदर सिंजुन आप चिंता मत करिए, हम लोग ये बहुत टाइम से कर रहे हैं और दरवाजा खोलना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और तो जो सिंजुन होता है वो यून से कहता है वैसे यून क्या तुम्हारे पास तुम लोगों का वो फैमिली एमुलेट है। और जो यून होती है वो कहते हैं कि हाँ मेरा भाई मुझे ये दे के गया था। और ये सुनते ही जो सिंजुन होता है वो कहता है कि बढ़िया। और उसके इतना कहते ही वो लोग दरवाजा खोल के अंदर आ जाते हैं और यून को पकड़ लेते हैं।
और तभी जो सिंजुन होता है वो कहता है, देखा बेवकूफ़ लड़की, अगर तुम हमारी बात आराम से मान जाती तो हमें ये नहीं करना पड़ता। और उसके बाद जो सिंजुन होता है ना उस टोकन को देख लेता है और कहता है, अच्छा तो यही वो रेलिक है जो कि पापा चाहते हैं। हाँ बढ़िया, अब मेरे पास जायुन और ये एमुलेट दोनों ही हो गए। अब बस बचा है कि वो अपने घुटने पे आके मेरे पापा से माफ़ी मांगे। और ये देखिए जो यून होते वो कहती कि ब्रदर सिंजुन, आखिरकार क्यों क्यों क्या आपने ये, क्या आप मेरे भाई के दोस्त नहीं थे? लेकिन जो सिंजुन होता है वो डेविल से स्माइल देके कहता है, हाँ तुम्हें जानना है ना कि आखिरकार मैं तुम्हारे भाई के इतने करीब क्यों था? तो सुनो, तुम्हारा भाई एक नंबर का उल्लू का पट्टा है। मैं कुछ भी कहता हूँ वो भरोसा कर लेता है, और वैसे भी मैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें करता हूँ जिसके लिए एंड में कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके ऊपर मैं सारा ब्लेम डाल सकूँ। और ये सुनते ही जो यून है ना उसको भरोसा नहीं हो रहा होता और वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो अपना सिंजुन होता है वो कहता है, और हाँ एक और चीज़, अगर तुम्हारा भाई नहीं होता तो मैं आखिर रियोलान से कैसे मिलता? और शायद उसे भी पता है कि आखिरकार उसे करना क्या है। और जो यून होती है वो कहती है कि मुझे छोड़ो, लेकिन जो अपना सिंजुन होता है ना उसको खींच के एक चाटा मारता है और कहता है, देखो यार आराम से रहो आराम से, अगर तुम ज़्यादा चिल्लाओगी तो हमें तुम्हारे मुंह को बंद करना होगा। और तभी जो एक बंदा होता है वो कहता है, वैसे ब्रदर सिंजुन आखिर इस लड़की की एज कितनी होगी? और जो सिंजुन होता है वो कहता है, वेल तुम खुद ही चेक क्यों नहीं कर लेते, वैसे भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। और ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं ना सारे के सारे उसके ऊपर हाथ डालने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे आवाज़ आती है, ये जेंटलमैन्स क्या तुमने कभी वाइन और मीट की दावत के बारे में सुना है? और तभी हम देखते हैं कि उन सबके ऊपर ना एक बहुत ज़्यादा लाइट चमकने लगती है और अचानक से वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो ना पूरा चिल कर रहे हैं। उनके चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं जो उनको मास्टर मास्टर करके कह रही है, उनको खाना खिला रही हैं, उनको वाइन पिला रही है और ये लोग पूरा इंजॉय कर रहे हैं। और तभी एक लड़की जो होती है ना वो सिंजुन से पूछती है, माय लॉर्ड आखिरकार आपको ये मीट कैसा लगा? और जो सिंजुन होता है वो कहता है कि डिलीशियस, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और तभी जो लड़की होती है वो कहती है, बढ़िया, शायद मेरे लॉर्ड को पता नहीं कि वो जिस मीट को इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं वो उन्हीं की ही है। और उसकी इतना कहते ही वो पूरी जगह बदल जाती है, वो जो पानी से भरा हुआ पूल था वो खून में बदल जाता है। और इसको देख के वो लोग पूरा शौक हो जाता है और चिल्ला के कहते हैं, क्या ये तो ब्लड है? और एक कह रहा होता है, मेरा हार्ट कहाँ गया, मेरा हार्ट गायब है। और तभी वो आसपास देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन्स होते हैं और कहते हैं, ये कोई पैराडाइज नहीं है, ये तो हेल है। और तभी जो डाजी होती है वो आती है और कहती है, मेरे महान लॉर्ड को मेरा मेन्यू सेटिस्फाई नहीं कर पाया, गिनियो का हार्ट, योकोबा की आँख और बाकी आपके लॉयल कुत्तों के बॉडी पार्ट्स, क्या ये आपको टेस्टी नहीं लगा था पहले? और हम देखते हैं रियल लाइफ है जहाँ पे ये लोग ना ऐसे ही चिल्ला रहे होते हैं। और इसे देखे जो यून होती है ना उनको समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी वो लोग ना होश में आते हैं और वो कहते हैं, आखिरकार इतने सारे घोस्ट ये कहाँ से आ गए? और तभी जो सिंजुन होता है वो कहता है, डैम इट, आखिरकार ये भूत आए कहाँ से? शायद इन लोगों ने हमें ट्रिक किया है, हमने पहले ही बहुत सारे लोगों को मारा है लेकिन अभी भी हम इन लोगों से डर रहे हैं। क्या ये सब इस तलिस्मान की वजह से हो रहा है? ये बहुत ज़्यादा अजीब है। और उसके बाद ना उसको बाहर निकालते हुए ना कहता है, अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो मुझे मार डालो, मुझे पता है तुम मुझे जैसे फालतू एक कचरे का टुकड़ा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी ना उस टोकन के अंदर से ना एक स्पिरिचुअल हाथ बाहर आता है जो कि सीधे ना उसके मुंह पे अटैक करता है, जिससे उसके मुंह पे ना 3 लाइन खींच जाती है। और इस चक्कर में उसके हाथ से ना वो टोकन भी छूट जाता है जो कि टप्पा खाते हुए ना किसी के पैरों के पास पहुंचता है। और हमें पता चलता है ये अपना एमसी है जो कि उस टोकन को उठाते हुए कहता है, देखो तो जरा यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है। और इसे देख के ये लोग पूरा शौक हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे रियोलान भी पहुंचती है जो कि सिंजुन की हालत देखते हुए ना उसके पास चिल्लाते हुए जाती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? और तो जो सिंजुन होता है वो कहता है, हाँ डैम इट, ये तलिस्मान सच में रियल ट्रेजर है, अब इसको जाने मत दो, इसको पकड़ो। और ये सुनते ही ना सारे लोग ना अपने एमसी के ऊपर हमला करने के लिए चले आते हैं। और हम तभी देखते हैं अपने एमसी के दिमाग में ना ये अपनी जो डाजी होती है वो कह रही होती है, मास्टर ये जो आपका टोकन है ना ये अपनी सारी एनर्जी को खो चुका है, क्योंकि ये जो जेंजी है ये उसी की गलती है, उसने अपने अटैक को करने के लिए इसकी सारी एनर्जी खत्म कर दी, नहीं तो मैं तो इनको और थोड़ी देर तक कंट्रोल में रखना चाहती थी। और इधर हम उस भालू को देखते हैं जो कि भाई रोते हुए कह रहा होता, मुझे तो एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है, तुम्हारा साइज बहुत ज़्यादा है, अगर तुम यहाँ पे आओगे तो ये बिल्डिंग पूरी तरह से टूट जाएगी। और वैसे भी ऐसे छोटे मोटे चीज़ों के लिए मैं तुम्हारा यूज़ थोड़ी ना करूँगा, ये तो मैं अपनी पावर से निपटा सकता हूँ। और उसके बाद वो अपनी आग से ना आग निकालता है जो कि उन सबको जलाने लगती है। और लोग कुछ समझ नहीं पाते कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और वो लोग उस आग में जलने लगते हैं और अपनी मदद की पुकार लगाने लगते हैं। और इस तरह से अपने लोगों को जल के मरता हुआ देख के जो सिंजुन होता है वो पूरा शौक हो जाता है और अपने एमसी से कहता है, जियानियान क्या तुम्हें डिमोनिक मैजिक आती है? और जो अपनी रियोलान होती है वो कहती है कि वेट जियानियान, सिंजुन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें अपने पास्ट को याद करना चाहिए। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो हंसते हुए कहता है कि क्या मैं पास्ट को याद करूं? तुम मेरे घर पे आए, मेरी बहन को ले जाने लगे जैसे कि वो तुम्हारी वाइफ हो, और इसके अलावा तुमने मेरा टेलिस्मान भी चुराने की कोशिश की, और ये जो औरत है वो भी तुम्हारे साथ है रियोलान। हाँ, मुझे ये सब सोच के बहुत ज़्यादा घिन आ रही है। और तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं पास्ट को याद करूं? आखिर तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? और तभी जो सिंजुन होता है वो कहता है, जायान मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो,
लेकिन शायद यहाँ पे कोई गलतफहमी हुई है। रोहलन तुम जाके उसको समझाओ ना, जायान तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम लोग तो शादी करने वाले हो ना, और मैं तो तुम्हारा बीस्ट मैन बनूंगा। और ये कहते हुए ना वो रोहलन को आगे भेज रहा था और पीछे से ना वो अपना चाकू निकाल लेता है। और जो रोहलन होती है वो भी कहती है, अरे ऑफकोर्स क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते? देखो मुझे दहेज भी नहीं चाहिए, और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, तुम्हारे पास कुछ देने के लिए भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और उसके बाद तो अपने एमसी के पास आके कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या क्या तुम्हें ये पावर कहाँ से मिली? मैं तुमको हमेशा प्यार करूंगी। और ये सब वो कर ही रही होती है कि तभी जो सिंजुन होता है ना वो ना चाकू लेकर अपने एमसी के पास दौड़ के आता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसको गुस्से से देखता है, और उसके देखते ही सिंजुन और रियोला ना दोनों के दोनों पीछे हट जाते हैं और वो लोग ना आग में जलने लगते हैं। और तभी जो अपना एमसी होता है वो बताता है, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा क्या अगर मैंने ये फायर पावर है वो क्यों किया, लेकिन अब मुझे पता चला क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे से कचरे बहुत ज़्यादा हैं और मुझे ही इन सबको जलाना होगा। और ये सब कहते हुए वो सोच रहा होता है जब तक कुछ ना बचे। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम सॉन्ग फैमिली के एंसेस्ट्रल टेम्पल को देखते हैं, जहाँ पे जो तियान होता है वो उसी आर्टिफैक्ट को रख के बोल रहा होता है, एंसेस्टर्स मैं सॉन्ग तियान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी सॉन्ग फैमिली को प्रोटेक्ट करें, हर जगह ठंडी हवा हो, हल्की बरसात हो और हम हर एक कदम पे आगे बढ़ें। और तभी वहाँ पे ना एक चीज़ होती है जिससे ना रेड कलर की स्मोक बहुत ज़्यादा निकलने लगती है, और वहाँ पे एक स्पिरिट आती है जो कि कहती है, एंशिएंट स्पिरिचुअल रेलिक द ब्लड ऑफ मैडन सेक्रीफाइस, मदद करो, जल्दी उसको लाओ। और ये सुनने के बाद जो तियान होता है वो कहता है कि ठीक है सिस्टर, आप ज़्यादा इम्पेशेंट मत होइए, बहुत ही जल्दी आपके जो बाकी एलिमेंट्स है उसको ले आएंगे। लेकिन तभी वो जो स्पिरिट होती है वो कहती है, बस 3 दिन, वो एपोक्लिप्स, प्रिपेयर करो अपने आप को। और ये सुनते ही जो तियान होता है वो कहता है कि क्या एपोक्लिप्स? और तभी उसको शौक लगता है और कहता है कि क्या क्या इसका मतलब ये है? और उसका तो चिल्ला के सबसे कहता है, जल्दी से जाओ और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पानी और खाना मंगाओ, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा तो ये जो वर्ल्ड है वो बहुत ही जल्दी एंड होने वाली है। और हाँ, सिंजुन को भी जाके बोल दो कि वो जल्दी से उन लोगों को लेके आए, हमें जल्दी से सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। और वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ का दरवाजा बहुत जोर से खुलता है और वहाँ पे अपना एमसी एंट्री मार के सिंजुन को वहाँ फेंकते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दबाजी की, मैं खुद ही यहाँ पे आ चुका हूँ। और अपने सिंजुन को देख के जो तियान होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि सिंजुन, डैम इट, आखिरकार तुमने इसके साथ क्या किया और तुमने आखिरकार हिम्मत कैसे की सॉन्ग एंसेस्ट्रल टेंपल में घुसने की? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ पे हो? और उसके बाद तो अपने लोगों को चिल्ला के कहता है, जाके उसको खत्म कर दो। और इतना सुनते ही सारे अपने एमसी के पास दौड़ के आने लगते हैं, और इनको देख के जो अपना एमसी होता है ना वो अपने एबिलिटी का यूज करता है, जिससे ना वो सबके ना बहुत ही ज्यादा वीक पॉइंट को देखता है, जहाँ पे मारने पर वो लोग एक बार में खत्म हो जाएंगे। और उसका जो अपना एमसी है वो कहता है जाओ, और उसके इतना कहते ही ना बहुत सारे आग के स्लैशेस जाते हैं उनके ऊपर और अटैक करते हैं, और अपने जो एमसी है उन सबसे बचते हुए ना सीधे तियान के पास आ जाता है और कहता है, और अंकल सॉन्ग आप कैसे हो? और ये देखते ही जो तियान होता है वो कहता है, साले तुम, और उसका तो अपनी गन निकालते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या यहाँ पे मरना चाहते हो? और उसके बाद वो अपने गोली को फायर करता है, लेकिन वो गोली बाहर निकलने से पहले ही जो अपना एमसी है ना वो एक चुटकी बजाता है, और वो गोली ना तियान के हाथों में ही फट जाती है, और तियान ना नीचे बैठ जाता है, उसके हाथों से खून निकल रहा होता है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है, अंकल सॉन्ग इस तरह के एक्सप्लोसिव के साथ मत खेला करो। और जो अपना एमसी होता है वो तो हंसते हुए सोच रहा था, अगर सोचा जाए तो मैं अभी रिसेंटली ही अवेक हुआ हूँ, मैं अभी अपने फास्ट लेवल के एबिलिटी पे हूँ, और मेरी जो पावर है इटर्नल फायर वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बस 2 मीटर तक ही 10 गैलन फायर को यूज़ कर सकता हूँ, जिसकी ड्यूरेशन 10 सेकंड होती है। और इसके अलावा अगर सामने कोई फ्लेमेबल या एक्सप्लोसिव आइटम होती है तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से काम करती है। और हम तभी तियान को देखते हैं जो कि अपने एंसेस्टर के पास जाके कहता है, ये तो एक डीमन है एंसेस्टर, सॉन्ग फैमिली खत्म होने की कगार पे है, लेकिन ब्लड नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए अपने आप को आप दिखाइए। और इतना सुनते ही जो एंसेस्टर होता है वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैं हुओडी हूँ, द फायर ऑफ द एंशिएंट हुआंगहुआ स्टार, खटिए क्रिएचर, जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेको। और उसके बाद वो अपने एमसी के ऊपर ना अपने फायर से हमला करता है, जिससे जो अपना एमसी थोड़ा पीछे हट जाता है और वो ना थोड़ा सा घायल भी हो जाता है। और हम तभी देखते हैं कि तियान और बाकी लोगों के जो घाव है ना वो ठीक होने लगते हैं, और वो कहते हैं, अरे हमें तो और दर्द नहीं हो रहा। और उसका जो तियान तो हंसते हुए कहता है, बढ़िया, सेलेस्टियल स्टार मैनिफेस्ट हो चुके हैं, हमारे गॉड बाहर आ चुके हैं जो कि एविल को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए जायान अब तो तुम खत्म हो जाओगे। हम देखते हैं कि वो जो स्पिरिट है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, और उसके सामने अपना एमसी बहुत ही छोटा सा होता है। और अपना जो एमसी होता है वो कहता है, मैंने तो कहा ही था, ऐसा लग रहा था कि जो सॉन्ग फैमिली है उसको पहले से ही एपोक्लिप्स के बारे में पता था, लेकिन किसे पता है कि इनके पास ऐसा पावरफुल इंसान भी है जो उनकी पीछे से मदद कर रहा है। मैं तो साला कुछ एंटिक्स को चुरा के उनको बेच के थोड़ा पैसा कमाना चाहता था, लेकिन किसे पता था कि मैं ऐसी चीज़ में फंस जाऊंगा।
और तभी हम देखते हैं कि वो जो स्पिरिट होती है ना अपने एमसी के ऊपर अपने पैरों से हमला करती है, लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको डॉज कर लेता है। लेकिन सडनली वो जो स्पिरिट होती है ना फिर से अपने हाथ से उसके ऊपर हमला करती है और वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। और इसको देख के जो तियान होता है वो तो कहता है बढ़िया, वो बंदा मर चुका है। लेकिन तभी वो कुछ देख के शौक हो जाता है। हम देखते हैं अपना जो एमसी है वो एक स्माइल दे रहा था और उसके पास वो भालू होता है जो कि चिल्लाए कहता है किसने कहा कि हम मर चुके हैं। और उसके बाद हमें कुछ सेकंड पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके हमला अपने को लगने ही वाला होता है कि तो ये जो डाजी होती है वो कहती है प्रिजन मास्टर ये जो हुओडी है वो एक फायर स्टार है जो कि पैदाइशी फायर स्पिरिट के साथ हुआ था और ये 1000 साल से ही इस फैमिली के साथ रह के बहुत सारा स्पिरिचुअल पावर कलेक्ट कर चुका है, जिसकी वजह से ये फुली तरीके से मोर्टल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो चुका है। और अगर हम इसको कैप्चर करने में कामयाब हुए और इसकी पावर को एग्जॉर्ब कर लिया तो इसकी जो स्पिरिचुअल एबिलिटी होंगी उससे आपके जो फायर कंट्रोल होगी वो स्काई रॉकेट की तरह बढ़ जाएंगी। और ये सुनकर जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिरकार तुम्हारा पर्पस क्या है। और तो ये जो डाजी होते हैं वो कहती है फिलहाल के लिए जो स्पिरिचुअल पावर है ग्रेट एविल तलिस्मान का वो इनसफिशिएंट है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और करते हैं तो हमारे सक्सेस के चांसेस हैं। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है अच्छा कैसे। और तभी जो डाजी होती है वो कहती है आप अपने खुद के स्पिरिचुअल एनर्जी को इन्फ्यूज कर सकते हो ग्रेट एविल टेलिस्मान पे और हम में से एक को समन कर सकते हो ताकि आप उस गॉड को डिफीट कर सको। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ ये सही है, ऑफ कोर्स मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मेरे सोल से निकलती है और अगर मैं उसको कैप्चर करने में फेल हो गया तो मेरी जो सोल है वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगी और इस केस में तुम में से जो भी बात समन होगा वो तो आसानी से एस्केप कर लेगा, राइट। और इसके जो डाजी होती है वो कहती है तो प्रिजन मास्टर क्या आपके पास हिम्मत है बैट लगाने की। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिर मैं तुमसे बैट क्यों लगाऊं। और उसके बाद ना वो उस तिलिस्मान के साथ कुछ तो करने लगता है। इसको देख के जो डाजी होती है वो शौक होते हुए कहती है आप ये क्या कर रहे हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैंने इसके अंदर अपना जो इंफर्नल फायर सीड है उसको इम्प्लांट कर दिया है, अगर मैं मरता हूँ तो जो इंटरनल फायर है वो इग्नाइट हो जाएगी और ये जो तिलिस्मान है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और बिना इस तिलिस्मान के इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस प्रिजन को दोबारा से खोल सके और तुम लोग कभी भी डे लाइट नहीं देख पाओगे। इसीलिए मैं इंश्योर कर देता हूँ कि मैं जिंदा वापस आऊँ, नहीं तो तुम्हें तो पता ही है तुम्हें क्या करना है, राइट। और उसके बाद जो अपना एमसी रियल वर्ल्ड में उस तलिस्मान को अपनी एनर्जी देता है जिससे ना हेल में एक दरवाजा ओपन होता है और वो ना सीधे उसी टावर के ऊपर गिरता है, जिसको देखते वहाँ पे जितने मोस्टर होते हैं ना वो पागल हो जाता है और कहते हैं कि मुझे बाहर जाना है, वो बाहर जाने का रास्ता है, मुझे जाने दो। लेकिन तभी जो अपने एमसी की स्पिरिचुअल फॉर्म होती है ना वो कहती है मैं समन करता हूँ द ग्रेट गार्डियन डीमन ऑफ लोजिया माउंटेन जो कि साउथ सी का है, ब्लैक बियर, मैं तुम्हें अनलॉक करता हूँ। और उसकी इतना कहते ही उस बियर के सर पे एक मार्क बनता है और उसका जो जेल है वो ओपन हो जाता है और वो भालू वहाँ से बाहर आते ही सीधे उस गेट की तरफ बढ़ने लगता है। और जो डाजी होती है वो पीछे से चिल्ला के कहते हैं स्टूपिड बियर वहाँ पे कुछ भी अजीब मत करना, प्रिजन मास्टर बनना नहीं चाहिए। और उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वो जो भालू है ना उस गॉड के ऊपर अटैक कर लेता है और गुस्से से चिल्ला के कहता है बढ़िया कम से कम मैं फ्री तो हुआ। और उसके बाद ना वहाँ पे एक्टिंग करने लगता है कि बढ़िया बढ़िया बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है इनक्रेडिबल है। लेकिन तभी जो अपना एमसी उसके सर पे बैठा था उसके सर पे टपली मारते हुए कहता है ए जल्दी से यहाँ पे वो करो जो करने के लिए आए हो, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी और वैसे भी क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो। और ये सुनते हुए जो भालू होता है वो कहता है मैं समझ गया प्रिजन मास्टर, मैं हमेशा आपका लॉयल रहूंगा, अपने एक अच्छे डिमन को समन किया है। और वो हंसने लगता है और उसका तो जो भालू है ना उस गॉड को बहुत ज्यादा पीटने लगता है और कहता है साले एलिमेंट कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, जल्दी से अपने आपको हैंड ओवर कर दो। हम देखते हैं वो जो गॉड होता है ना बहुत ज्यादा मार खा रहा होता है, वो कितना भी ट्राई कर रहा होता है वो ना उस भालू को कुछ कर ही नहीं पा रहा होता। और जो भालू है ना उसको तो भाई कुत्तों की तरह पेल रहा होता है। और अभी जो गॉड होता है वो कहता है ये तो ट्रांसेंडेंट से भी ऊपर है, वर्ल्ड से ऊपर है, मैं अभी अपने पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अभी रिट्रीट करना चाहिए। और ये सब कह के वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी जो अपना एमसी है ना अपने रस्सी से उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है अच्छा तो तुम यहाँ से भागने चाहते हो, लेकिन बहुत देरी हो गई, गॉड बैंडिंग रोप। हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना उसने उस गॉड को उस रस्सी से बांध दिया होता है और वो जो गॉड है ना वो बस चीखता ही रह जाता है। और अपने गॉड को इस तरह से देख के जो ध्यान होता है ना पूरा शौक होते हुए कहता है कि एंसेस्टर, और वो कहता है आखिरकार ये कैसे। और वो उस रस्सी को देख के कहता है अरे ये तो उस आर्टिफैक्ट में लगा हुआ था, साले कमीने। और तभी जब अपना एमसी होता है हंसते हुए कहता है थैंक्स टू अंकल सॉन्ग, आपने बस उसके उस बोतल को ही खरीदा और इसी की वजह से मैं उस रोप को पाने में कामयाब हो सका। और तभी जो त्यार होता है रोते हुए कहता है एंसेस्टर। और हम देखते हैं वो जो गॉड होता है ना वो ना धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है और उस श्रिंक होके ना एक फायर स्पिरिट स्टोन में बदल जाता है, जिसे अपना एमसी उठा लेता है। और उसके बाद वो त्यार से कहता है तो आपका क्या ख्याल है हम एक डील करें। और उसके बाद ना वो उसके बेटे के ऊपर अपना पैर रखते हुए कहता है क्योंकि आपको अपने ब्लड लाइन को भी तो बचाना है, क्यों अंकल सॉन्ग, मैंने सही कहा ना।
और ये देख के जो त्यान होता है ना वो ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाता। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिंजुन उठता है और कहता है कि डैड, क्या आप मैंने सच में हमारी फैमिली के सारे पैसे को से दे दिया, तो अब हम क्या करें। और तभी जो उसका बाप होता है त्यान, वो कहता है एपोक्लिप्स बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, अब हम उस छोटे से पैसे का क्या ही कर सकते हैं, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करना। और उसके बाद वो अपने लोगों से कहता है किसी को मत बताना और सीधे जाके सारे प्रॉपर्टीज को बेच दो और उसको ना कैश में कन्वर्ट करके खाना और पानी लेके आओ। और ये चीज याद करना कि मेंशन के बाहर का जो आउटसाइड एरिया है उसके ग्राउंड के नीचे शेल्टर है, इसलिए उसको रिफोर्स करो और जल्दी से उसके अंदर उस सबको लेके जाओ। और हाँ, अंकल हुआंग को भी जाके बता दो कि वो एंटिक्स को खरीदना चालू रखे। और उसके बाद तो गुस्से से कहता है जियान यान भले इस बार जीत गया हो क्योंकि उसके एपोक्लिप्स की वजह से कुछ पावर्स मिल गई है, लेकिन अगर हमारे सॉन्ग फैमिली के हर एक हायर को कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो ये एपोक्लिप्स हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। और उसके बाद जो त्यान होता है ना, वो गुस्से से चिल्ला के कहता है जायान, मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम ना जी पाओगे ना मर पाओगे। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि एक शॉप के बाहर खड़ा होता है और तभी वो अपने फोन को देखता है जहाँ पे उसका बैंक बैलेंस होता है 28 मिलियन समथिंग। और ये देख के वो हंसते हुए सोचा था, हाँ अगर मुझे जल्दी नहीं होती तो मैं सॉन्ग फैमिली से और भी बहुत कुछ चुरा था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफिशिएंट होना। और उसके बाद ना वो शॉप के अंदर जाता है जहाँ पे वो कहता है हेलो, मुझे ना बहुत ज्यादा टन्स भर के स्पिरिचुअल क्लीनिसिंग पिल्स चाहिए। और ये सुनते हुए जो लड़की होती है वो कहती है कि ऑल राइट सर, क्या आपको अभी चाहिए। लेकिन तभी उस लड़के को हिट करता है कि उसने कहा था 10 भर के, और इस याद आते ही वो लड़की कहती है कि एक मिनट माफ करिएगा, 10 भर के, शायद आप जोक कर रहे होंगे क्योंकि जो स्पिरिचुअल क्लीनिसिंग पिल्स होते हैं वो तो बस ट्रेडिशनल रेमेडीज हैं जो कि बॉडीज के अंदर से टॉक्सिन्स और हीट को एलिमिनेट करते हैं। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखो तुमको बेचना है कि नहीं बेचना, नहीं तो मैं किसी और जगह पे जाऊं। और ये सुनते हुए जो लड़की होती है वो कहती है कि सर ऑफकोर्स हम आपको बेचेंगे, लेकिन अगर आप एक बार में इतने सारे ऑर्डर करेंगे तो आपको एक स्पेशल ऑर्डर लेना पड़ेगा और इसको कंप्लीट करने में हमें 2 दिन लग जाएंगे, और इसके अलावा ये सस्ता भी नहीं होगा। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैं आपको 20% एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन मुझे ये सारा सामान कल रात तक चाहिए। और ये सुनते हुए जो लड़की होती है वो कहते हैं कि ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। और उसका अपना एमसी वहां से निकल जाता है और सोच रहा होता है मैंने ऑलरेडी जेट सिटी के अंदर 10 टन्स स्पिरिचुअल क्लीनिसिंग पिल खत्म कर दिया है, और इसके अलावा मैंने बहुत ज्यादा ऑनलाइन जगह पे भी ऑर्डर्स दिए हैं और मुझे लग रहा है कि इतना काफी होगा। वैसे भी आखिरकार कौन ही सोच सकता है कि ये छोटी सी मेडिसिन एपोक्लिप्स के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा। और उसके बाद उसको उसके पास्ट के बारे में याद आता है जहाँ पे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और कहता है मैं बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगा। और उसकी जो बहन होती है कहती है भाई मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं एनफ स्पिरिचुअल क्लीनिसिंग पिल्स लेके नहीं आ पाई। ये जो मेडिसिन है वो आपकी इमरजेंसी ऑफ पावर को स्पीड अप करती है और जॉम्बिफिकेशन को सप्रेस करती है, और हमें पता है कि हम इसको ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाए, लेकिन आप गिव अप मत करिए, मैं जल्दी जाके फार्मेसी में इसको ढूंढ के आती हूँ। और उसके बाद तो वहाँ से चली जाते हैं उसको लाने के लिए और अपना एमसी उसको रोकता रह जाता है, लेकिन वो सुनती नहीं है। और उस दिन उसकी बहन किडनैप हो जाती है और उसका सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। और ये याद करते हुए जो अपना एमसी है वो कहता है उस दिन तो मैं तुमको बचा नहीं पाया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और उसके बाद वो सोच रहा होता है अभी के लिए तो जो सॉन्ग फैमिली है वो बस अपने फूड को स्टॉक करने में ध्यान दे रही होगी ताकि एपोक्लिप्स में वो बच सके, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एपोक्लिप्स के स्टार्टिंग स्टेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल यूजर्स। और इन सारे स्पिरिचुअल क्लींसिंग पिल को इकट्ठा करके मैं उन सारे स्किल यूजर की आर्मी बना के उनको कंट्रोल करूंगा जो कि मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे सर्व करेंगे। और उसका जो अपना एमसी है वो अपने टेलिस्मान मतलब वो टोकन को निकालता है और कहता है इन्फर्नल फायर बर्न, और इतना कहते ही ना वो चीज़ जलने लगती है और वो एक ना लोटस का फॉर्म ले लेती है। और इसे देखे जो डाजी होती है वो कहती है कांग्रेचुलेशन प्रिजन मास्टर, आपका जो इन्फर्नल फायर है वो फायर स्पिरिट से रिफाइन होके रेड लोटस फायर बन चुकी है, ये बैरियर और इल्यूजन तक को तोड़ सकती है। जैसे कि मेरी शराब और मीट की इल्यूजन होती है वैसी चीज से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अब। और तभी जो अपना एमसी है ना उस फायर से एक स्वॉर्ड बनाता है। और इसे देखिए जो डाजी होती है वो कहती है और इसके अलावा इसका जो पावर है वो सेकंड फेज में भी पहुंच चुका है, आप फायर को कंट्रोल करना और भी ज्यादा आसान होगा। और उसका जो अपना एमसी है ना उस फायर को फिर एक भाले में बदल देता है और कहता है बहुत बढ़िया, मैंने जितना सोचा था फायर स्पिरिट उससे ज्यादा यूजफुल निकला। और हम तभी देखते हैं कि जो भालू और फॉक्स होते हैं फिर से अपने एमसी के साथ चिपकने लगते हैं। और जो भालू होता है वो कहता है प्रिजन मास्टर अगली बार भी आप ना मुझे ही समन करिएगा ओल्ड ब्लैक बियर को। और हंसते हुए कहता है आप तो बहुत ज्यादा फन था, और इसके अलावा मेरी जो बुराई का लेवल था वो 90 में गिर चुका है, इससे आप मुझे प्रिजन का जो खाना है उसमें एक्स्ट्रा मीट का टुकड़ा मिलेगा। और इसी चक्कर में जो अपनी फॉक्स भी होती है ना मतलब डाजी, वो भी अपने एमसी को खींच रही होती है कि आखिरी बार अपने एमसी उसको समन करे ताकि उसके जो बुराई का लेवल है ना वो नीचे गिरे और उसको जेल में अच्छा ट्रीटमेंट मिले। और वो भालू को भी कह रही होती है मुझे पता है कि तुमने भी 40 का ना थोड़ा सा एनर्जी चुरा लिया, अच्छी बात है प्रिजन मास्टर, मैं भी अगली बार समन होना चाहती हूँ। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना इनको दूर हटा के कहता है चुप रहो, तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। और तभी हम उस ईगल जैसे दिखने वाले बीस्ट को देखते जो कि कहता है हाँ देखो पालतू कुत्तों को, और हाँ बच्चे
तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे दोबारा समन मत करो, क्योंकि मैं तुमको दूर से देखूंगा और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और तभी उसकी बातों को सुन के जो अपना एमसी होता है कहता है, प्लीज एलसी, मेरे पावर इंक्रीज हो चुके हैं जिससे मैं और भी ज्यादा प्रिजन के डोर्स को खोल सकता हूँ। अगर वहाँ पे तुमसे भी ज्यादा पावरफुल डीमंस होंगे तो आखिरकार मैं तुम्हें क्यों ही बुलाऊंगा। और उसके बाद तो वहाँ से जाते हुए कहता है, चलो फिर मैं चलता हूँ और शायद अगली बार तुम ही होगे जो मेरे पीछे आओगे। और उसका थाना सीन कट होता है और हम देखते हैं अपने एमसी के हाथ में वही टेलिस्मान होता है और वो खिड़की के बाहर मून को देखते हुए सोच रहा था, कल एपोक्लिप्स का सेकंड लास्ट डे है और मैं मेक श्योर करूंगा कि उस दिन मैं अपने लिए जितना हो सके उतना टाइम बनाऊं, क्योंकि स्टिल अभी भी मेरे पास 20 मिलियन है सामान खरीदने के लिए। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी है वो ज्वेलरी एग्जीबिशन पे जाता है, जहाँ पे उसको एक क्रिस्टल दिखती है और उसको देख के वो एक स्माइल देते हुए सोच रहा था, चलो बिल गया। एपोक्लिप्स के टाइम पे जो कॉमन रिसोर्सेस होंगे वो सारे लूट लिए जाएंगे, लेकिन जो एनर्जी कोर्स है वो बस ज़ॉम्बीज को मार के ही मिलेंगे। लेकिन ये जो स्टोर है ये बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में क्रिस्टलाइज्ड एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ है, जो कि मेरे फेज 2 से फेज 3 में जाने के लिए काफ़ी है। और उसके बाद वो कहता है, मेरे पास्ट लाइफ पे किसी लकी बंदे को ये मिल गया था और उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल गया था, लेकिन इस बार मैं इसे किसी के हाथ में जाने नहीं दे सकता। और उसका थाना सीन कट होता है और हमें ऑप्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना पहले कोई स्प्रिंग जेट को बेचा जाता है और उसके बाद इस क्रिस्टल को लाया जाता है, जहाँ पे वहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है जो नेक्स्ट आइटम है वो है रफ स्टोन, जिसके अंदर एनोनिमस पोटेंशियल है और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर एक जेड है जो कि कम से कम 5 मिलियन का है, इसीलिए इसकी बोली की स्टार्टिंग 3 मिलियन से होगी। और ये सुनते ही ना लोग उसको ऊपर बोली लगाना चालू कर देते हैं, कोई कहता है 3.5 मिलियन, कोई कहता है 3.8 मिलियन, तो कोई कहता है 4 मिलियन। लेकिन तभी वहाँ पे ना एक बंदा होता है जो कि सीधे 5 मिलियन ही बोल देता है उसकी मैक्स प्राइस। और ये देखते ही वहाँ पे एक बंदा होता है, जैसे कि एक्सपेक्ट किया था, ग्रैंड हाउस है, वो सीधे मैक्स प्राइस पे ही पहुँच गया। और जो दूसरा बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है, हाँ जो ग्रैंड हाउस है उसके होते हैं हम उससे कम्पीट ही नहीं कर सकते, हम बस कुछ नहीं कर सकते उसको रिस्पेक्ट करने के अलावा। और तभी जो ग्रैंड हाउ होता है वो ये सुनने के बाद कहता है कि थैंक्स, लेकिन अगली बार तो मेरे पास ड्रिंक करने के लिए आना। लेकिन तभी वहाँ पे कोई कहता है 6 मिलियन। और ये सुनते ही जो ग्रैंड हाउ होता है वो कहता है कि कौन है। एक लड़की ना देखती है कि अपना एमसी वहाँ पे आ रहा है और वो कहती है ये तो एक स्टूडेंट लग रहा है। और तभी अपने एमसी के पास एक बंदा आता है और कहता है, सर यहाँ पे बस मेंबर्स अलाउड है, वो क्लब के मेंबर्स जिनके पास ब्लैक बैंक के कार्ड्स हैं वही बस इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तभी जो अपना एमसी होता है वो अपना कार्ड दिखाता है और इसको देखते ही वो बंदा कहता है कि सर ठीक है आप एंट्री करिए, आप जा सकते हैं। और वो सोचा होता है ये तो ब्लैक कार्ड है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलियंस पैसे पड़े हुए हैं, क्या ये यंग हायर है किसी फैमिली का। और वहाँ पे तभी जो ऑप्शन वाली लड़की होती है वो कहती है यहाँ पे 6 मिलियन की बीट लग चुकी है, कोई और बढ़ाएगा। और तभी जो ग्रैंड होता है वो कहता है कि 7 मिलियन। बच्चे तुम्हें मुझे थोड़ा दिखाना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें बाद में याद रख सकूं। और जो अपना एमसी होता है वो सीधा कह लेता है 10 मिलियन। और इसे देख के तो जो ग्रैंड हाउ है ना वो भी शौक हो जाता है और जो बाकी लोग हैं वो बात कर रहे होते हैं ये तो ऑलरेडी उस स्टोन के प्राइस से बहुत ज़्यादा हो चुका है। और हम देखते हैं इससे जो ग्रैंड हाउ होता है ना वो गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन तभी उसके बगल वाली लड़की कहती है ग्रैंड हाउ उसको इसमें लगाने दीजिए ना, अब इसमें गुस्सा होकर कोई फ़ायदा नहीं है, वो बस ऐसा ही उसमें डालने का एक्ट कर रहा है, उसे बस पैसे स्पेंड करने दीजिए ना। और तभी जो ग्रैंड हाउ होता है वो कहता है वैसे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है जायान। और इस सुनते जो ग्रैंड हाउ होता है वो कहता है कि वेल ठीक है मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगा बच्चे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो स्टोन होता है वो अपने एमसी को मिल जाता है और उसको देख के जो अपना एमसी होता है वो स्माइल करते हुए कहता है फाइनली मुझे ये मिल गया। और वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी ना उसके पीछे साउंड आता है कि लोग चिल्ला रहे हैं कि वो मॉन्स्टर है भागो। और उसके बाद पीछे देखते हैं जहाँ पे एक मॉन्स्टर वहाँ पे थी और वो मॉन्स्टर की शक्ल इंसानों वाली थी लेकिन उसकी बॉडी ना सांप जैसी थी और वो मॉन्स्टर सीधे अपने एमसी के ऊपर ही हमला कर रही थी। और इसे देख के जो अपना एमसी है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि इसको ये पत्थर अट्रैक्ट कर रही है और आई गेस जो जेट फैन है वो ऑप्शन होने से पहले ही इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुकी है, तबाही आने वाली है और फैन के अंदर का जो इविल स्पिरिट थी वो जग चुकी है। दुनिया जल्दी ही पुराने नीति नियमों को तोड़कर भयानक अफरा तफरी में बदल जाएगी और जो सुपर नेचुरल चीजें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी और ये तो बस उसकी शुरुआत ही है। और हम उसके बाद ग्रैंड हाउ को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहा था और वो कहता है आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो अपने एमसी के ऊपर हमला करने आ रहा है और वो कहता है बच के। और हम देखते हैं जो ग्रैंड हाउ है उसकी तो फट चुकी होती है, लेकिन वो देखता है कि जो अपना एमसी है ना वो उस बीस्ट को ना एक ही पंच मारता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो अपनी आंखों की स्किल को एक्टिवेट करता है जिससे वो जो बीस्ट है वहीं पे जल के स्पिरिट क्रिस्टल में बदल जाती है। और इसे देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ ये छोटी क्रिएचर ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, इसने शायद थोड़ा सा ही अपने जो एबिलिटी है उसको अनलॉक किया था। इन सब चीज़ों को ना जो ग्रैंड हाउ होता है ना वो देख रहा होता है और उसको तो भरोसा नहीं हो रहा होता और वो कहता है
जिया यार सच में कोई स्पेशल बंदा है। मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं इसको अपना मास्टर बना के रहूं। और उसका बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं अपने एमसी के फ्लैट के सामने ना बहुत सारे सामान उतारे जा रहे होते हैं। और इसको देख के जो लोग होते हैं बात कर रहे थे, क्या जाया ने ये सारी चीजें खरीदी है, क्या वो एक सुपरमार्केट खोलने का प्लान कर रहा है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि जाया ने एक अच्छा बंदा है और एक काइंड हार्टेड है, शायद वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। और तभी वहाँ पे ना एक मोटी औरत आती है और कहती है, हाँ आजकल के यूथ सच में बहुत ज्यादा लापरवाह है, उनको लगता है कि वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं और तुम देखना इसकी दुकान सबसे पहले नीचे गिरेगी। और तभी उसके पास एक लड़की आके कहती है, मिस जांग आप तो जायान के वेयरहाउस को सुपरमार्केट खरीदने के लिए रेंट पे लेना चाहती थी, राइट। और तभी वो जो भैंस वाली औरत होती है वो कहती है, इस तरह की घटिया जगह मेरे लायक नहीं है। और तभी ना वहाँ पे अपना एमसी आता है और वो सोच रहा होता है, मैंने अपने सारे पैसों को सप्लाईज खरीदने में बर्बाद कर लिया, क्या मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय कहता है, मिस्टर जिया हमने आपके सारी चीज़ों को डिलीवर कर दिया है, क्या आप इसको देखना चाहेंगे कि सब कुछ सही है कि नहीं। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अरे नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है, और आपकी जो अगली शिपमेंट है वो कल शाम तक पहुंच जाएगी मैं भी, लेकिन आपका वेयर हाउस उसके लिए छोटा पड़ जाएगा लगता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि आपको यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे आपके कंपनी के वेयर हाउस से उसको उठा लूंगा। और इन सबको देख के हम देखते हैं वो जो औरत होती है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो कहती है, क्या एक और शिपमेंट, क्या सच में जायान इतना ज़्यादा अमीर बन चुका है, इसके तो पेरेंट्स भी नहीं है और ये अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट भी नहीं करता, और अभी वो अपना एक सुपर मार्केट खोलने जा रहा है। मुझे होना चाहिए उस जगह पे, मुझे पैसे बनाना चाहिए था, मुझे उस जगह पे होना था। और ये सब वो कह ही रहे होते हैं कि तभी उसका जो बच्चा होता है वो कहता है, मुझे सूसू आई है, मुझे सूसू आई है। और वो सीधे ना अपने एमसी का वेयर हाउस में जाता है और अपने पाइप निकाल के वहाँ पे होली खेलने लगता है। और इसको देख के उसकी जो माँ होती है बहुत खुश भी हो रही होती है और कहती है कि जाओ वहाँ, हाँ तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, तुम अभी खुद से बस सुसु कर लेते हो। और उसका तो अपने एमसी के पास आके कहती है, अरे यार ये बच्चा इसको नहीं पता इसके बारे में, तुम टेंशन मत लो। जो अपना एमसी होता है ना उसके कॉलर को पकड़ कर उसको पीछे खींच के पटक देता है, जिससे उस बच्ची की सुसु ना उसके माँ के बॉडी में भी लग जाता है। और वो जो मोटी होती है ना वो चिल्लाते हुए कहती है, जायान आखिर तुम कर क्या रहे हो, वो एक बच्चा है जो खेल रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्चे के साथ ये सब करते हुए। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि नहीं मुझे शर्म नहीं आती है, और उनके मुंह पे ही शटर बंद कर देता है। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाती और चुपचाप ना उस बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगती है। और मैं पता चलता है कि ये उसकी माँ नहीं है बल्कि उसकी ग्रैंड माँ है। जहाँ पे वो जो बच्चा होता है वो कहता है, मुझे फायर क्रैकर्स के साथ खेलना है, मुझे फायर क्रैकर्स के साथ खेलना है। और ये सुनते ही उस मोटी को एक आइडिया आता है और वो कहती है, अच्छा तुम्हें फायर क्रैकर्स के साथ खेलना है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ग्रैंड मदर आज तुमको बहुत ज़्यादा फायर क्रैकर्स खरीद के देगी, क्योंकि अगर उसकी छोटी सी स्पार्क इस वेयर हाउस में चली जाती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी आग लग जाएगी। और क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं होगी जायान। और ये कहते हुए वो एक डेविल की तरह हंस रही थी। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उन सामान को देख के कहता है, हाँ ग्रेट प्रिजन। और उसके बाद ना वो वहाँ पे ना उसका गेट ओपन करता है जिसके अंदर वो सारे के सारे सामान जाने लगते हैं। और इसको देख के जो डाजी होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और वो कहती है, बढ़िया सारे सामान यहाँ पे आ रहे हैं, चलो कम से कम मैं अच्छा खाना तो खा सकती हूँ। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है, कोई खाली सेल दे के इन सबको उसमें ऑर्गेनाइज कर दो। और जो डाजी होती है वो कहते हैं कि ठीक है मास्टर, वैसे भी मैं एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजर हूँ, वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं जिनको कि मैं टावर के अलग अलग जगह पे रखूंगी जिससे वो अच्छे से बढ़ेंगे, और इस टावर की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से उनकी जो मीट है वो और भी ज़्यादा डिलीशियस हो जाएगी। और इसी तरह हमारे पास बहुत सारे चिकन्स के सप्लाई हो जाएंगे जिसको कि हम खा सकते हैं। और इसी के साथ अपना जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। अब जो अगला एपोक्लिप्स है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो अपना एमसी इस बार उसे कैसे हैंडल करेगा इसे जानने के लिए तो तुम्हें सेकंड एपिसोड का वेट करना पड़ेगा जो कि कल ही अपलोड हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।